जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कितनी तारीख को होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वह 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। अगर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा तो रात तो छोटी होगी, तो सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अगला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन, तथा इसी दिन सबसे छोटी रात होगी। 21 जून को हम लोग योगा दिवस भी मनाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अब क्यों होता है ये जियोग्राफी में हम विस्तार से बताएंगे। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है? करेंसी नोट प्रेस यानी जहाँ पर नोटों की छपाई होती है। तो ऑप्शन है पुणे, रायपुर, देवास, अहमदाबाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देवास सही ऑप्शन है। करेंसी नोट प्रेस भारत में 4 स्थान पर स्थापित हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है। देवास मध्य प्रदेश में है, शालवनी पश्चिम बंगाल में है, मैसूर कर्नाटक में है। चारों नाम याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ दिया जाता है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, शालवनी पश्चिम बंगाल में, मैसूर कर्नाटक में। और 5 टकसाल भी स्थित हैं जहाँ पर सिक्कों की छपाई होती है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। 5 टकसाल भारत में स्थित हैं। कहाँ? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में और नोएडा में। मुंबई जानते हैं महाराष्ट्र में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, चेन्नई तमिलनाडु में है और नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? कई बार प्रश्न पूछा था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। देश कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने था? उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये भी प्रश्न पूछता है। तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, याद रखिएगा। और अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी को। आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र हुआ था 1950 को। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछ रहा है तो जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? तो पी षणमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट शब्द की जो चर्चा है वह संविधान के अनुच्छेद 112 में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय बजट के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत में बजट को पेश किया था, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पी षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, अभी हमने बताया। और सर्वाधिक बार बजट पूछ लेता है तो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था। रेल बजट तथा आम बजट को अलग अलग कब किया गया था? एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर 1925 को रेल बजट तथा आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था। फिर उसके बाद विलय कब इसका दोनों को किया गया, रेल बजट और आम बजट का? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2016 में इन दोनों बजट को एक कर दिया गया, यानी विलय कर दिया गया। कई प्रश्न है इसमें। बजट शब्द की चर्चा अनुच्छेद 112 में,
भारतीय बजट के जनक जेम्स विल्सन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो पी षणमुखम शेट्टी ने। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। रेल बजट तथा आम बजट को अलग किसने किया था? एकवर्थ कमीशन ने 1925 में। रेल बजट तथा आम बजट का विलय कब हुआ? विवेक देवराय 2016 में। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण जो एक्ट है वह 1972 में पारित हुआ। कई बार प्रश्न बनता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 को। ये भी प्रश्न कई बनता है। सर्वाधिक टाइगर किस प्रदेश में है? तो सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। पूछ लेता है टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश। और एक प्रश्न बनता है घड़ियाल स्टेट कहते हैं। घड़ियाल सर्वाधिक वो भी मध्य प्रदेश में ही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। भारत में वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? कई बार प्रश्न बनता है। तो सर्वाधिक उपग्रह, कई कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। कुल उपग्रहों की संख्या 81 है। सर्वाधिक ज्ञात उपग्रह शनि के हैं। मंगल के फोबोस एवं डीमोस है। बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, 70 से अधिक उपग्रह। चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह आकार में कौन सा है? बुध है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट पूछ लेता है क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहाँ स्थित होती है? तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य होती है। मान लीजिए मंगल है, बृहस्पति है, इसी के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टिकाएं स्थित होती हैं गोल आकार में। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका के अंदर वाले ग्रह होते हैं जितने, वे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और क्षुद्र ग्रह पट्टिका के बाहर वाले जितने भी ग्रह होते हैं वे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह पट्टिका के अंदर कितने ग्रह होते हैं? 4। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका के बाहर होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब बाहर होते हैं, तो वे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, आगे देख लेते हैं। सभी शास्त्रीय कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 का नाम आप लोग याद रखिएगा। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, क्षत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारक कौन है? मलेरिया रोग का कारक जो होता है वह प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया रोग का कारक प्रोटोजोआ होता है। आइए देख लेते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। एक ट्रिक है, पे काम शोप। पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, शो से यानी सोने की बीमारी निद्रा रोग, प से पायरिया। तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पेचिस, कालाजार, मलेरिया, निद्रा रोग, पायरिया। पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी या निद्रा रोग, प से पायरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। एक और ज्वालामुखी भारत में पाया जाता जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी।
नारकुंडम ज्वालामुखी, यह नारकुंडम द्वीप पर स्थित है जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, इसलिए नारकुंडम ज्वालामुखी जो है वह सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलिए देख लेते हैं इस ज्वालामुखियों को। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। माउंट एटना इटली में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी ये भी इटली में स्थित है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। मोनोलोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। कोह ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में स्थित है। क्राकाताओ इंडोनेशिया में। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, स्ट्राम्बोली को याद रखिएगा। और पोपा म्यांमार में स्थित है। तो जितने भी ज्वालामुखी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का नाम आप लोग याद रखिएगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट एटना इटली में, विसुवियस भी इटली में है, मोना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है, कोह ज्वालामुखी ईरान में स्थित है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है, क्राकाताओ इंडोनेशिया में स्थित है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में स्थित है, पोप ज्वालामुखी यानी पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल है? तो आप जानते हैं वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधानमंडल है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधानमंडल है। जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया तो विधानमंडल को ख़त्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। तो कुल 6 राज्यों में वर्तमान में विधानमंडल है। कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश, उसके पड़ोस में बिहार, इन दो का नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश बिहार। उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश, दोनों पड़ोस पड़ोस में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश 4 हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक पड़ोस पड़ोस में है, तो महाराष्ट्र कर्नाटक 6 नाम आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बिहार, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, यानी 2-2 पेयर में बगल बगल स्थित है राज्य। तो वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधानमंडल है? 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता था? तो कौन सी भारतीय महिला थी जो ओलंपिक में पहला पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में पहला पदक जीता था सन 2000 में। कौन सा ओलंपिक था? सिडनी ओलंपिक था। कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। वर्तमान में आप जानते हैं पीवी सिंधु ने भी कांस्य पदक जीता है, याद है ना? पीवी सिंधु ने भी वर्तमान में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। और एक है बॉक्सिंग, लवलीना बोरगोहन ने भी कांस्य पदक जीता है। चलिए देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में पदक जीता था, कांस्य पदक। किस कैटेगरी में जीता था? तो वेट लिफ्टिंग खेल में उन्होंने कांस्य पदक जीता। याद रखिएगा ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। 23 जून को हम योगा दिवस भी मनाते हैं। ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाते हैं। 23 जून को बड़ा दिन भी होता है। इसका मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में, यानी ओलंपिक का मुख्यालय, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ का मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो 23 सितंबर सन 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी। और आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। चलिए देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुई थी। इस योजना में 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। कितने परिवारों को लिया गया था? तो 10 करोड़ परिवार को इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है। किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। चलिए देख लेते हैं और अयस्कों को। जैसे बॉक्साइट है, पूछ लिया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम के अयस्क हैं।
बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कायोलाइट एल्युमिनियम के अयस्क हैं। मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट ये भी मैग्नीशियम के अयस्क हैं। यानी मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट मैग्नीशियम के अयस्क हैं। गैलेना शीशा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट लोहा का अयस्क है। यहाँ पे मैग्नेटाइट है, यहाँ पे मैग्नेसाइट है, यहाँ पे मैग्नेसाइट है। आप लोग मैग्नेसाइट याद रखिएगा। मैग्नेसाइट जो है मैग्नीशियम का है और मैग्नेटाइट जो है लोहा का। एस्बेस्टस और जिप्सम कैलासाइट ये सब कैल्शियम के अयस्क हैं। ये सब कैल्शियम, एस्बेस्टस, जिप्सम, कैलासाइट। कैल्वेराइट, सिल्वेराइट सोने का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है जस्ता एवं तांबा का मिश्रण है, जिसे आप ब्रास कहते हैं। ब्रास यानी पीतल जो है जस्ता एवं तांबा का मिश्रण है। और कई मिश्रण पूछ दिया जाए, जैसे कांसा जो है, कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर पूछ दिया जाता है, तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण है। तो पीतल से एक फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है, कहते हैं पिताजी। पीतल यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण ही पीतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, जिसे दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए और कई नारे हैं हिस्ट्री के जो बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। जय हिंद दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था सन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था? मोहम्मद इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। जितने भी नारे हैं, स्लोगन हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की स्वर कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत की स्वर कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर से कई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इंदौर में हुआ था, क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनको पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? तो 1999 में। पद्म विभूषण 1999 में। इसके 3 साल बाद, इसके जस्ट 2 साल बाद इनको भारत रत्न 2001 में प्राप्त हुआ। भारत रत्न पूछ लिया जाता है, भारत की पहली महिला गायिका जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ तो सुब्बू लक्ष्मी थी। पहली महिला गायिका सुब्बू लक्ष्मी थी जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। दादा साहब फाल्के भी इनको 1989 में प्राप्त हुआ था। दादा साहब फाल्के 1989, भारत रत्न 2001 और पद्म विभूषण 1999 में। पहली महिला गायिका जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ सुब्बू लक्ष्मी। दूसरी महिला गायिका लता मंगेशकर। बहुत इंपॉर्टेंट। का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।